राधे राधे दोस्तों। दोस्तों मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र 23 साल है। ये बात 2 साल पहले की है जब मेरी सबसे छोटी मौसी अंजू जिसके पति यानी मेरे मौसा जी की मौत हो गई थी। दीपावली का समय था और 2 दिन बाद दिवाली था और मौसी जी दिवाली मनाने हमारे घर आई हुई थी। उस वक्त मेरी उम्र 21 साल थी और मौसी जी की उम्र करीब 28-29 साल थी। मेरी सुबह देर से सोकर उठने की आदत है और परसों दिवाली है तो घर में चहल-पहल थी और मैंने सुना था कि मौसी जी आने वाली है हमारे घर दिवाली मनाने। इस वजह से घर की जब सफाई पहले ही हो गई थी। मैं रोज ही की तरह सुबह 9 बजे सोकर उठता हूँ, इसीलिए मुझे मालूम नहीं हुआ कि सुबह 7 बजे मौसी घर आ चुकी थी। मैं घर के बीच वाले कमरे में सोता था जो बहुत बड़ा है। मेरे घर के सब लोग वहीं आकर बैठते और बातें करते थे। अब मैं उसी कमरे में पलंग पर सो रहा था जब सुबह के 10 बज चुके थे और मौसी मेरे बगल पर बैठी थी और मैं नीचे जमीन पर बैठी थी। अब वो दोनों आपस में बातें करने में व्यस्त थी। तब अचानक से मेरी नींद खुल गई। फिर मैंने देखा कि मौसी मेरी तरफ पीठ करके बैठी है और माँ से बात कर रही है। तो मैं चुपचाप पड़ा रहा जैसे मैं अभी भी गहरी नींद में सो रहा हूँ। अब मौसी जी की पीठ एकदम मेरे मुंह के पास थी और मैं कम्बल ओढ़े था। मौसा विधवा थी और कम उम्र। उस पर उनका भरा हुआ प्लेटफार्म में पहले भी कई बार उसके बारे में कल्पना कर चुका था और आज वो मेरे इतने करीब बैठी थी कि मैंने अपना हाथ पहले उसके बैक से टच किया। अब उन्हें टच करते ही मेरे सिस्टम में करंट सा फैल गया और मेरी धड़कन बढ़ गई थी। फिर मैंने थोड़ी किस्मत की और अपना एक हाथ मौसी जी के चरण पर फहराने लगा। अब मौसी को शायद थोड़ा कुछ समझ में आ गया था, लेकिन वो फिर भी माँ से बात करती रही। फिर मैंने अपना एक हाथ उनकी तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ाया और अब मेरा हाथ उनके बाल पर आ गया था। अब मौसी समझ गई थी कि वे जाग रही हूँ, लेकिन शायद अब उन्हें भी अच्छा लग रहा था, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था। फिर मैंने महसूस किया कि उनका बदन तप रहा था। अब उन्होंने कुछ नहीं बोला तो इसीलिए मेरी हिम्मत और बढ़ गई थी। फिर मैंने अपना हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अब मौसी झटके से उठ खड़ी हुई। अब मैं उनकी इस हरकत से घबरा गया था। अब मेरी माँ सामने थी, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाई थी। फिर कुछ देर तक मैं ऐसे ही नींद का बहाना करके पड़ा रहा। फिर कुछ देर के बाद मैंने सोचा कि शायद माँ सामने थी, इसीलिए मेरी हरकत उसी दिख जाती, इसीलिए मौसी वहां से हट गई थी। फिर कुछ देर के बाद मैं उठा और बोला कि अरे मौसी जी आप कब आई? और फिर मैंने उनके पैर छुए और सीधा बाथरूम में चला गया। आज मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। अब मैं मौसी से नजर भी नहीं मिला रहा था। अब मेरे मन में सवाल आ रहा थे कि पता नहीं मौसी क्या सोचेगी, कहीं वो माँ से ना बोल दे। अब मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा था। फिर मैं दिन भर मौसी के सामने नहीं आया। फिर मैं रात में दीपावली की पूजा करने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने चला गया। देर रात में जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में सब खाना खा रहे हैं और मेरे बगल के पास जमीन पर 2 बिस्तर और लगे हुए थे। अब मैं समझ गया था कि शायद यहाँ माँ और मौसी सोएंगी। फिर खाना खाने के बाद मैं छत पर फ्रेंड से बात करने निकल गया और फिर मैं रात को करीब 11 बजे नीचे आया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। फिर मैं अंदर आ गया तो मैंने अंदर देखा कि मौसी मेरे बगल के पास ही सो रही है। फिर थोड़ी देर के बाद माँ भी दरवाज़ा बंद करके मौसी के बगल में आकर सो गई। अब मेरी आँखों में नींद नहीं थी। अब मुझे करवटें बदलते-बदलते रात के 1 बजने वाले थे। अब मेरे दिमाग में सुबह की घटना घूम रही थी। अब यह सब सोच-सोच कर मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी और अब मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहा था। अब नीचे ज़मीन पर मौसी गहरी नींद में सो रही थी और कमरे में नाइट बल्ब जल रहा था और
माँ भी सो चुकी थी। फिर मैंने अपने धड़कते दिल से अपना हाथ पलंग के नीचे लटकाया दिया। अब मौसी बिल्कुल मेरे पलंग के पास सो रही थी। फिर मैंने धीरे से अपना एक हाथ उनके पैर पर टच किया और कुछ देर तक अपना हाथ उनके पैरों पर रखे रखा। फिर मौसी की तरफ से कुछ हरकत नहीं देखने पर अपना हाथ धीरे से धीरे ऊपर की तरफ सरकाने लगा। अब मेरा हाथ मौसी की बगल पर था। फिर मैं कुछ देर तक रुका और उनकी प्लेटफार्म पर अपना हाथ रखे रखा। अब मैंने उनके मशीन में गर्मी महसूस की थी। अब मैं समझ गया था कि रास्ता साफ है, अब शायद कोई खतरा नहीं है। फिर मैंने अपना एक हाथ उनके पलंग के बगल में रख से सरकाते हुए उनके चेहरे के पास ले गया और थोड़ा रुकते-रुकते उनके बगल शादी पर अपना हाथ फेरने लगा। मौसी का मुंह दूसरी तरफ था। फिर अचानक से उन्होंने करवट बदल ली और मेरी तरफ मुंह करके लेट गई। अब उसकी इस हरकत से मैं पहले तो घबरा गया था, तो मैंने तुरंत अपना हाथ ऊपर खींच लिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने फिर से अपना हाथ नीचे लटका दिया। अब मौसी का बदन बहुत गर्म हो रहा था, शायद बुखार लग रहा था। फिर मैं अपना हाथ सरका कर उनके बिस्तर पर ले गया और धीरे-धीरे उनके बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म को स्पष्ट किया। फिर मैंने अचानक से मेरे हाथ के ऊपर मौसी का हाथ महसूस किया। अब उन्होंने मेरा हाथ जो उनके बगल पर रखा हुआ था, ज़ोर से दबा दिया था। अब मैं समझ गया था कि लाइन साफ है, लेकिन मैं बगल पर था और मौसी नीचे थी, इसीलिए मुझे परेशानी हो रही थी और बगल में माँ भी सो रही थी, इसीलिए मुझे डर भी लग रहा था। मौसी के मुँह से कुछ अलग आवाज़ निकल रही थी। फिर मैंने मौसी के कान में कहा कि मैं बाहर आंगन में जा रहा हूँ, आप भी धीरे से बाहर आ जाओ। फिर मैं उठा और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमारा आंगन चारों तरफ से दीवारों से घिरा है और वहाँ अंधेरा भी था। फिर थोड़ी देर के बाद मौसी जी भी बाहर आ गई। तब मैं आंगन के एक कोने में उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो आते ही बोली, ज़्यादा रात हो गई है ना? अब उनकी सांसें जोर-जोर से चल रही थी। फिर मौसी ने एकदम से अपना एक हाथ मेरे हाथ में पकड़ लिया। अब मैं मौसी जी की चिकनी बात देखकर मैं पागलों की तरह उनके दिमाग को चटने लगा था। अब मौसी की हालत खराब हो गई थी। अब वो मुझे ज़ोर-ज़ोर से अपनी ओर खींचने लगी थी और बोली कि जल्दी दो अजय। फिर कुछ देर के बाद हम लोग उठे और अपने कपड़े ठीक करके बाद आ गए और वैसे ही अंदर जाकर सो गए। अब घर में किसी को कुछ मालूम नहीं चला कि रात में क्या हुआ था। फिर मौसी 1 महीने तक हमारे घर पर ही रही और जब भी हमें कोई मौका मिलता तो हम खूब आनंद लेते हैं और मौसी भी अच्छी भी ऐसी मौका नहीं छोड़ती थी। राधे राधे।